Hello everyone. Today we'll study about the chapter 2 of the book named as Spectrum: A Brief History of Modern India. The name of the chapter is Major Approaches to the History of Modern India. तो ये क्या क्या अप्रोचेस थे कि जिस अप्रोच में हमारी हिस्ट्री लिखी गई। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि कोई भी हिस्ट्री अगर लिखी जाती है तो वो किसी पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तारीफ करके हिस्ट्री को लिखेगा, और कोई एंटी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखेगा। तो इसी तरह से हमारी हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ कह भी रहा है कि लुकिंग एट हाउ हिस्ट्री इज रिटन इज द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड अंडर डिस्कशन एंड कैन प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन। और इसी से पता चलता है हमें उस सोसाइटी के आइडियाज एक्सप्लेनेशन के बारे में और उस सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में। और ये जो हिस्टोग्राफी शब्द है इसका मतलब ही ये होता है कि द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, उसकी हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया से मेरा मतलब है द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स से लेकर जब तक कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो यहाँ पर हमारी जो हिस्टोग्राफिक अप्रोचेस है वो चार तरह की मेनली इसमें बताई गई है: द कलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। और तरह की भी अप्रोचेस हो सकती है पर इसमें हम चार तरह की ही मेन पढ़ेंगे। तो और तरह की अप्रोचेस क्या हो सकती है: कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल, न्यू लिबरल, फेमिनिस्ट, और ऐसी काफ़ी तरह की इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरिकल राइटिंग हमारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पर है। तो आइए बात करते हैं कलोनियल अप्रोच के बारे में। अब देखो, for the major part of the 19th century, the colonial school occupied a high position in India. The term colonial approach has been used in two senses. One relates to the history of the colonial countries, while the other refers to the works which were influenced by the colonial ideology of domination. तो अब ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 1800 से लेकर 1899 तक की इसमें मेनली बात हुई है। तो इस समय पर कॉलोनियल अप्रोच ज़्यादा फेमस थी। हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव से लिखा जाता था? कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से। जो अंग्रेज़ थे, अब मैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अब कॉलोनियल पर्सपेक्टिव दो तरीके से था। एक तो या फिर अंग्रेज़ अपनी कॉलोनियल कंट्रीज़ के बारे में लिख रहे हैं, एक तो ये पर्सपेक्टिव, और दूसरा कि वो जो जिन कंट्रीज़ पे रूल कर रहे हैं उस पे उनकी आइडियोलॉजी कैसे प्रभावित हुई, द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, इसके बारे में। तो हम ये देखते हैं, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सेकंड, वो अपनी कंट्रीज़ के बारे में ना लिख के जो सेकंड मीनिंग है कॉलोनियल का, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, इसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं। सेकंड सेंस, it is in the second sense that the most historians today write about the colonial historiography. अब देखिए, in fact, the practice of writing about the colonial countries by the colonial officials was related to the desire for domination and justification of colonial rule. अब कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे जैसे कि ब्रिटिशर्स, जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पे रूल किया, वो अपनी ही कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से लिखते थे। क्यों? क्योंकि कि हम जो वाइट लोग हैं, जैसे इंडिया के केस में कि जो हम गोरे लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या है, हमारा एक बर्डन है कि हमें ये जो इंडिया के जो ब्राउन लोग हैं इनका जो पिछड़ा हुआ कल्चर है, जो हमारे कल्चर को पिछड़ा हुआ मानते थे, और हमें वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन देनी है और वेस्टर्न कल्चर फैलाना है। तो ये उनकी डिज़ायर फॉर डोमिनेशन थी, और इसी तरह से वो अपने रूल को जस्टिफाई भी किया करते थे। Hence, in most such historical works, there was criticism of indigenous society and culture. जो हमारा अपना सोसाइटी का कल्चर था उसकी वो क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्या पुरानी प्रथाएं और पुरानी मान्यताएं हैं इन इंडियन लोगों की। वो हमारी लैंग्वेज से लेकर हमारे कल्चर, सब चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते थे। साइमल्टेनियसली देयर वॉज अ प्रेज फॉर द वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल हु एस्टेब्लिश्ड द कॉलोनियल एम्पायर्स। और जो भी इंसान वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा है, वेस्टर्न वैल्यूज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था, और इंडिविजुअल जो भी कॉलोनियल एम्पायर्स को बढ़ा रहे थे उनकी तारीफ की जाती थी। द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिटन बाय अभी जेम्स मिल,
माउंट स्टूअर्ट हो गए या फिर विंसेंट स्मिथ एंड मैनी अदर आर पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड। तो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में वो एक कॉलोनियल अप्रोच से लिखी है। तो इन इस हिस्ट्री को कैसे पता लगाया जा सकता था कि इनकी जो हिस्ट्री है वो एक कॉलोनियल अप्रोच द्वारा से प्रभावित है। तो अगर तो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कैसे की, एक ओरिएंटलिस्ट मतलब कि ओरिएंटलिस्ट इज रिलेटेड टू एशिया, और ईस्ट की बात की जाए, ईस्ट की सोसाइटी, कल्चर, एथनिसिटी को पढ़ने के लिए इसको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है। द ओपिनियन दैट ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया, और सेकेंड ओपिनियन क्या था इनका कि हम ब्रिटिशर्स ने ही भारतीय लोगों में एकता लाई। ये भारतीय लोग जो थे वो कास्ट, कलर, रिलीजन, क्लास और ऐसे ही ना जाने कितने बाइसेस में बंटे हुए थे, पर हमारी वजह से ये एक यूनिटी आई है इनमें। और द नोशन ऑफ सोशल डार्विनिज्म, अब डार्विन की थ्योरी सबको पता है, चार्ल्स डार्विन की, क्या बोला था उन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वैसे ही अंग्रेज मानते थे, उनकी एक थ्योरी थी द सोशल डार्विनिज्म, कि इंग्लिश कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव्स, कि हम जो भारत के नेटिव लोग हैं, इंडिजीनस पॉपुलेशन और जो कल्चर है उससे हम सुपीरियर है, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हमारी लैंग्वेज सुपीरियर है और हम फिटेस्ट टू रूल है। और ये माना जाता था कि इंडिया व्यूड एज अ स्टेगनेंट सोसाइटी विच रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, वाइट मैंस बर्डन भी जिसको बोला जाता है, रुडयार्ड किपलिंग ने इस पे लिखा भी था, वाइट मैंस बर्डन पे। तो इंडिया को समझा जाता था कि एक स्थगित, मतलब जो एक रुकी हुई सी सोसाइटी है जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, कास्ट लाइन्स पे बटे हुए, पुरानी पुरानी मान्यताएं इनकी, अजीब अजीब प्रथाएं हैं, ऐसा माना जाता था। और दूसरा था, और आखिरी था कि एस्टेब्लिशिंग पाक्स ब्रिटेनिका, इसका मतलब होता है, पाक्स ब्रिटेनिका का मतलब है कि एक पीस एस्टेब्लिश करना। और ये पीरियड कब से कब तक था, मान 1815 से लेकर 1914 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ था। तो एक ग्रेट पावर्स के बीच में एक रिलेटिवली पीस का माहौल था, टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू अ बिकरिंग सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ रही है। तो ये थी कॉलोनियल अप्रोच के बारे में हिस्ट्री। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में। थैंक यू एवरीवन।